हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज के हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर प्रताप चौहान सर। वैसे तो सर को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। सर पायोनियर रहे हैं आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन को स्टार्ट करने में। उन्होंने 1995 में वर्ल्ड्स फर्स्ट आयुर्वेदिक वेबसाइट स्टार्ट किया था jiva.com, और इस समय मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सेंटर अगर किसी के आयुर्वेद में है तो वो जीवा के हैं, और आयुर्वेद को घर घर में पहुंचाने तक का जो काम है वो जीवा ने किया है। ओवर टू सर। थैंक यू सर। वेलकम सर। थैंक यू जी पूजा जी, थैंक यू फॉर इंट्रोडक्शन। और सबसे पहले तो निरोग स्ट्रीट का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया कुछ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें आजकल चल रही हैं वेबिनार्स में, बहुत सारे टॉपिक्स चल रहे हैं। सो आई थॉट आई विल टॉक ऑन समथिंग लिटिल बिट डिफरेंट क्योंकि इम्यूनिटी बहुत कुछ हो चुका है, काफ़ी सारे रोगों के बारे में भी बहुत कुछ हो चुका है। तो विषय जो मुझे दिया गया है वो सत्ववजह चिकित्सा, और ये बहुत रेलेवेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, खास तौर से जो लोग आयुर्वेद में अभी प्रवेश कर रहे हैं या आयुर्वेद के स्टूडेंट्स हैं, आयुर्वेद की प्रैक्टिस भी शुरू कर रहे हैं। क्योंकि आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो डेफिनेटली जो मन वाला जो हमारा पार्ट है शरीर का, शरीर में हमारे जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं उसमें जो माइंड वाला जो पार्ट है, जिसको कि हम आयुर्वेद में अगर मनस बोलते हैं उसको, तो उसमें बहुत कुछ हमें जो है, बहुत कुछ हमारे सिलेबस में, बहुत कुछ हमारे कोर्स में नहीं पढ़ाया जाता। जबकि देखा जाए तो आज पूरे विश्व में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग, उनके जो रोग हैं, चाहे वो फिजिकल डिजीज ही बेशक क्यों ना हो, उनका ओरिजिन कहीं ना कहीं माइंड में मिलेगा, कहीं इमोशंस में मिलेगा, कहीं सबकॉन्शियस माइंड में मिलेगा। और पूरे वेस्ट में बहुत काम इस पर हो रहा है, जबकि ये विषय आयुर्वेद का है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि हमारे आयुर्वेद में जो है 3 प्रकार की चिकित्सा वर्णित हैं, जिसमें युक्ति विपाश्रय चिकित्सा, जिसको हम सभी लोग अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, जिसमें कि हम कोई युक्ति लगाते हैं, यानी कि कोई रैशनल थेरेपी, लॉजिक थेरेपी। अगर पित्त बढ़ा है तो उसको कैसे कम करना है, वात बढ़ा है तो उसको कैसे बैलेंस में लाना है, तो वो युक्ति विपाश्रय चिकित्सा जो है, जिसको बहुत अधिक तौर पर हम लोग प्रयोग करते हैं, चाहे औषध रूप में करें, चाहे वो शोधन चिकित्सा के रूप में करें। और दूसरी जो चिकित्सा हमारे शास्त्रों में लिखी है वो है सत्वावजय चिकित्सा, जिसमें थोड़ा सा मैं उसके बारे में आज आपसे शेयर करूंगा। बहुत बड़ा विषय है, लेकिन हमारे पास जितना समय है, कम से कम मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस विषय से मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूं, इससे थोड़ा सा मैं अवगत कराऊं। और तीसरी चिकित्सा ऑफ कोर्स है दैव विपाश्रय चिकित्सा, उसके बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे। दैव विपाश्रय चिकित्सा भी बहुत महत्वपूर्ण है आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें। और आप सभी को मैं ये बता दूं थोड़ा कि आज पूरे विश्व के अंदर अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो माइंडफुलनेस शब्द आपने एक सुना होगा। माइंडफुलनेस बहुत पॉपुलर है, उसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है, काफ़ी रिसर्च हो रही है। तो माइंडफुलनेस का अगर सिंपल मतलब है कि अपने माइंड को ऑब्जर्व करना और उसको अपने कंट्रोल में रखना, उसको अपने नियंत्रण में रखना। तो वास्तव में ये ही जो है हमारी सत्वावजय चिकित्सा भी है। क्योंकि सत्वावजय चिकित्सा का अगर हम अर्थ देखें तो सत्व और अवजय 2 शब्द से बना है। सत्व का सिंपल मीनिंग है मन या माइंड, हालांकि सत्व का एक बहुत कॉम्प्लेक्स मीनिंग भी है, जिसको थोड़ा सा मैं भी बाद में बताता हूँ। जब हम बात करते हैं हमारे चरक संहिता में, जब पहले आयु का जहाँ डिस्क्रिप्शन आता है, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग की जहाँ बात होती है, तो वहां पर शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, तो हम लिटरली उसको मन ट्रांसलेट करते हैं, पर मन से, मन जो है वो केवल हमारा ये मनस नहीं है। मन के अंदर जो है बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये टोटल जो है चारों चीजों को हम कई बार मन लेते हैं या मन मान लेते हैं, क्योंकि ये चारों आपस में मिलकर के काम करते हैं। इसको हम अंतःकरण चतुष्टय भी कई बार बोलते हैं। हमारी 4 जो अंतःकरण या सूक्ष्म शरीर का ये एक हिस्सा है हमारा। तो लिटरल मीनिंग क्या हुआ सत्वावजय का? सत्व मीन्स मन या माइंड, अवजय मीन्स उसके ऊपर
निग्रह करना, कंट्रोल करना, विजय प्राप्त करना, यानी कि विनिंग ओवर योर माइंड, ऐसा कह सकते हैं, कंट्रोलिंग योर माइंड। आयुर्वेदिक साइकोथेरेपी, आयुर्वेदिक साइकोलॉजी आज के टर्म में इसको कह सकते हैं। और इस चिकित्सा का एक ही गोल होता है कि हम अपने मन को, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल में करें। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि आज हम देखें तो बहुत सारे रोग जो हैं वो माइंड से कनेक्टेड है। बहुत सारे रोग आप जब देखेंगे, अपनी प्रैक्टिस में देखेंगे, अक्सर जो है 70-80% लोगों को मानसिक तनाव है, स्ट्रेस है। उनसे अगर आप एक प्रश्न पूछें कि आपका मन कैसा रहता है, शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, या मन आपका जो है थोड़ा सा विचलित रहता है, एंग्जाइटी में रहता है, टेंशन में, तो लगभग 70-80% लोग, बल्कि कई बार ज़्यादा भी 90% तक आपको यही बताएंगे कि मेरा मन जो है बहुत एंग्जाइटी में रहता है, बहुत जो है टेंशन में रहता हूँ मैं, बहुत स्ट्रेस रहता है। तो जब तक आपका मन जो है वो शांत नहीं होगा, वो रोग का कारण बनेगा। हमारे यहाँ जब हम स्वस्थ की परिभाषा करते हैं, समदोषा समाग्निश्चय समधातु मल क्रिया, उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन जो आती है, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, तो वो बड़ा अच्छी लाइन है। उस पर अक्सर हम कई बार उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, ज़्यादा उस पर इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हम दोषों को, धातुओं को, अग्नि को, इसको बैलेंस करने में लगे रहते हैं। वो बहुत अच्छी बात है, वो करना चाहिए, लेकिन प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन अगर नहीं होगा तो तब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ आपको, कि जब भी आप चिकित्सा करते हैं, कोई भी रोगी आपके पास आता है, तो उस रोगी को पहले आपको देखना है कि पूरा रोगी जो है, जिसको हम आयुर्वेद में चिकित्स्य पुरुष बोलते हैं, ये जो चिकित्सा पुरुष है, जो सब्जेक्ट है, जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं, जिसकी हम चिकित्सा करने जा रहे हैं, इसको पूरी तरह से समझना पड़ता है। ऐसे तो हमने सांख्य फिलॉसफी में पढ़ा है, शुरू में जब हम कॉलेज में जाते हैं वहाँ बताया जाता है कि 24 तत्वों से बनता है, या एक कहीं कहीं पर 25 तत्वों का जिक्र भी आता है। तो नॉर्मली ये जो चिकित्सा पुरुष है, ये जो पूरा जो कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन सिस्टम जो है, इसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम समदोषा, समधातु या प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन वो नहीं कर सकते। और वो नहीं करेंगे तो व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता है। हमारी परिभाषा जो स्वस्थ की है वो बहुत गहरी है, बल्कि अगर स्वस्थ शब्द को भी हम समझें तो उसका भी एक बहुत डीप मीनिंग है। स्वस्थ इज नॉट हेल्थ। हेल्थ तो बड़ा एक कमजोर सा शब्द है। स्वस्थ का मतलब होता है स्वयं में स्थापित होना। जो स्वयं में स्थापित हो जाए वो स्वस्थ है, चाहे अपनी प्रकृति में स्थापित हो जाए या अपने आप में स्थापित हो जाए, वो एक बहुत बड़ा विषय है। लेकिन अगर हम पहले चिकित्सा पुरुष को देखें पूरा, कि ये इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और कितनी चीजें हैं, उनका आपस में रिलेशन क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हम रोग के कारण को नहीं समझ सकते। रोगों के कारण जो हैं, जो आयुर्वेद में लिखे हैं, उनको समझना बहुत आवश्यक है। जो त्रिविध हेतु जो लिखे हैं, 3 प्रकार के कारण, प्रज्ञापराध, सात्मेंद्रियार्थ संयोग और परिणाम। तो ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये चिकित्सा में जब प्रैक्टिस आप करेंगे, प्रैक्टिस या कर रहे हैं आप ऑलरेडी, तो इसमें बहुत इसका महत्व है। आपने शायद कभी सोचा या नहीं सोचा, मुझे नहीं मालूम, कि जब 3 कारण जो लिखे हैं उसमें कहीं वात पित्त कफ का कोई उन्होंने वर्णन नहीं किया। प्रज्ञापराध बोला है कि बुद्धि का दुरुपयोग, अति योग, हीन योग, मिथ्या योग, जो भी उसको जैसे भी जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं, मिसयूज ऑफ योर इंटेलिजेंस और अब्यूजिंग योर इंटेलिजेंस और नॉट यूजिंग योर इंटेलिजेंस इज प्रज्ञापराध। जैसे अक्सर आपने देखा होगा, पेशेंट आपके पास आते हैं और पेशेंट अक्सर कहते हैं जी मेरे को एसिडिटी होती है और मैं एक एंटासिड लेता हूं रोज। एक एंटासिड लेते हैं लेकिन 5 मिनट के बाद चाय पी लेते हैं। दिस इज व्हाट इज प्रज्ञापराध, बुद्धि का दुरुपयोग। बुद्धि तो है लेकिन आप क्या कर रहे हैं, चाय पिया जो कि एसिडिटी करती है, उसमें एसिडिटी का एक तत्व है, हीटिंग तत्व उसके अंदर है, पित्तवर्धक है। तो आपने एंटासिड लिया और 5 मिनट बाद आपने एसिड वापस डाल लिया अंदर। यानी कि इसको थोड़ा मैं कई बार ऐसे भी समझाता हूं कि आप स्नान करके बाहर निकले और फिर आपने अपने शरीर पर मिट्टी डाल दी या शरीर को गंदा कर लिया, मिट्टी में लेट गए जाकर के, तो स्नान करने का कोई फायदा नहीं है। प्रज्ञापराध, सात्मेंद्रियार्थ संयोग, अगर आप इनको देखें तो इनमें तो यहाँ दूसरे वाले में वो कह रहे हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं उनका अर्थ के साथ जब असम्यक संपर्क होता है,
एक बिल्कुल सम योग उनके साथ नहीं होता है, उसमें भी अति योग हो जाए या हीन योग हो जाए या मिथ्या योग हो जाए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो उससे रोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें अगर हम देखें तो इनसे संकेत ये आ रहा है कि ये शरीर की बात तो हो नहीं रही यहाँ पर अभी। शरीर में डेफिनेटली डिजीज मैनिफेस्ट होती है, लेकिन ये हमारी जो बुद्धि है, जो हमारे पास बुद्धि दी हुई है, बुद्धि काम क्यों नहीं करती, या इसको हम यूज क्यों नहीं करते हैं, या हमारी जो इंद्रियां हैं वो गलत संपर्क क्यों बना रही हैं, इसके पीछे भी हमारे मन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि मन यदि आपका स्वस्थ नहीं है, मन आपका अगर प्रसन्न नहीं है, मन में एंग्जाइटी है, मन में स्ट्रेस है, टेंशन है, तो आपकी बुद्धि भी जो है वो भी टेंशन में रहेगी। आपकी बुद्धि भी जो है नेगेटिविटी विचार जो आते हैं, जो भी बुद्धि जो आपकी काम नहीं करेगी। इसी प्रकार से अगर मन आपका स्वस्थ नहीं है तो आपकी इंद्रियां जो हैं वो भी आपको कंट्रोल में नहीं रहेंगी, क्योंकि इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन है। मन ही जो है वो इंद्रियों का बॉस है, एक तरह से उनको कंट्रोल करके रखता है। तो यहाँ पर एक संकेत हमें यहाँ मिलता है, जब हम त्रिविध हेतु अगर देखते हैं हमारे शास्त्रों में, तो एक संकेत यहाँ मिलता है कि कहीं ना कहीं हम एक बहुत बड़े पार्ट को मिस कर रहे हैं शायद। और खास तौर से आज के युग में, पुराने समय में हो सकता है जब 2-2,500 पहले जब हमारी पुस्तकें लिखी गई, उस समय आई एम श्योर 50 साल पहले का तो मुझे भी पता है, जब मैं बचपन में था तो लोग बड़े शांत रहते थे, कोई टेंशन नहीं थी, टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, हम लोग गांव में रहते थे, बड़ा सरल जीवन था और बहुत शांति से रहते थे। सब लोग दिनचर्या पालन करते थे, सब लोग को ऋतुचर्या मालूम थी, सब लोग सात्विक जीवन व्यतीत करते थे, सादा जीवन, सात्विक जीवन सब व्यतीत करते थे। तो आप इमेजिन करो 2000 साल पहले तो बहुत ज्यादा सात्विक होंगे लोग। तो इसलिए शायद उन्होंने हमारी संहिताओं में इसका बहुत ज्यादा डिटेल में वर्णन नहीं किया, क्योंकि उस समय आवश्यकता नहीं थी। आज ऑपोजिट है। आज फिजिकल बॉडी में आई एम श्योर लाइक आपको भी प्रैक्टिस में मिलते होंगे 70-80% ऐसा डेटा भी मैं पढ़ रहा था, सर्वे, कि 70% ऑफ द पीपल हु आर सफरिंग इन फिजिकल बॉडी दे हैव सम कनेक्शन टू द माइंड, माइंड से कहीं ना कहीं। और ये यहाँ पर हमारा प्रज्ञापराध और साथ में इंद्रियार्थ संयोग बिल्कुल सही बैठता है। यहाँ समझ में आता है कि मन यदि मेरा जो है वो स्वस्थ नहीं है तो डेफिनेटली मेरी बुद्धि काम नहीं करेगी, बुद्धि मेरी विकृत हो जाएगी। मन के साथ उसका कनेक्शन है। थोड़ा सा मैं समझाऊंगा इसके बारे में भी, कैसे उसको समझ सकते हैं। और इसी प्रकार से इंद्रियों का भी कंट्रोल मन के पास ही है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मन जो हमारा है, माइंड जो है, इसको यदि हमें स्वस्थ करना है तो थोड़ा सा और डिटेल में समझना पड़ेगा ये चिकित्सीय पुरुष क्या है। तो सभी को मालूम है, अगर शारीरिक लेवल पर हम देखें तो पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत, ये सबको मालूम है। ये 5 और 5 ये हो गए हमारे 10। उसके बाद पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, कॉग्निटिव सेंसेस जो हमारी हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं जो कि हमारी वर्किंग सेंसेस हैं, तो ये हो गए आपके 20। अब इसके बाद 5 चीजें और बची हैं। कौन सी हैं वो 5 चीजें? मनस, बुद्धि, अहंकार, चित्त और आत्मा। मैं चित्त को यहाँ स्पेसिफिकली लेता हूँ, कई जगह हमारे जो क्लासिकल्स हैं उनमें चित्त का वर्णन नहीं है, लेकिन चित्त का आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ा महत्व है। चित्त हमारी एक तरह से हार्ड डिस्क है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड कहिए उसको, या अनकॉन्शियस माइंड है, जहां पर हमारे सारे एक्सपीरियंस रिकॉर्ड होते हैं। जो कुछ भी मैंने खाया, जो कुछ भी मैंने देखा, जो कुछ भी, राइट फ्रॉम द टाइम जब बच्चा गर्भ में होता है तब से माता क्या कर रही है, क्या देख रही है, क्या वो बच्चे के चित्त में जाकर के वो एक प्रोग्राम, जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है उसमें बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। फिर फर्स्ट 5 years ऑफ योर चाइल्डहुड, उसमें बच्चे का क्या चल रहा है, वो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, कैसा माहौल घर में है, झगड़ा हो रहा है माता पिता का, वो सारे चीजें उसके चित्त में जाकर के एक इम्प्रिंट बनाती हैं, जिसको संस्कार बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है चित्त और मन, जो हमारा आउटर, जिसको हम मन कहते हैं, जो कि हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम में रह के काम करता है, उन दोनों का बड़ा एक क्लोज संपर्क है। क्योंकि सारी जो हमारे जो चित्त के अंदर जो डिजायर्स हैं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, या जो द्वेष है, राग और द्वेष, वो वहां से चलता है। What I like, what I dislike is all recorded in my chitta. Things which I like, they will make me feel good. Things which I don't like, वो मेरे को
एक तरह से अस्वस्थ करेंगी। मैं मन की बात कर रहा हूं यहां पर। और इसके बीच में है बुद्धि। बुद्धि का क्या काम है कि जब मेरे चित्त में से कोई एक डिजायर, एक इच्छा पैदा हुई, वो जो इच्छा पैदा होती है उसको एक्शन करने के लिए मन के पास भेजा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में बैठे हैं और आपकी इच्छा होती है कि कॉफी पीनी है, तो वो कहाँ से आई इच्छा? कहीं ना कहीं आपने कॉफी पहले पी होगी, आपने कॉफी का एक्सपीरियंस किया होगा, वो आपका प्रोग्राम, आपका संस्कार बना हुआ है, वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने का क्या कारण होता है? एक तो विजुअल कारण होता है कि आप कहीं बाहर मॉल में जा रहे हैं, आपने कॉफी शॉप देखी या कोई और चीज, मिठाई देखी, रसगुल्ला देखा, गुलाब जामुन देखी, और उसको देख करके आपकी स्टिमुलस हुई, चित्त में जो है वो डिजायर आपका एक्टिव हो गया, वो संस्कार आपका एक्टिव हो गया। एक तो ये। दूसरा है, कभी कभार आपका एक्सटर्नल कुछ विजुअल नहीं है, आप अपने घर में बैठे हुए हो और घर में बैठे बैठे ही जो है अचानक से एकदम विचार आता है कि चलो रसगुल्ला खाते हैं या कॉफी पीते हैं या कुछ और चीज खाते हैं। तो वो है कि आपका जो प्रोग्राम्स हैं, जो संस्कार हैं, जो संस्कार हमारे स्ट्रांग होते हैं, वो संस्कार जो है वो अक्सर एक्टिव होते हैं। लेकिन याद रहे, ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर की मैं बात कर रहा हूं, इसमें चित्त, अहंकार, बुद्धि और मन, ये चार चीजें हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप साइकोथेरेपी करना चाहते हैं, अगर आप मन के लेवल पर किसी की चिकित्सा करना चाहते हैं, तो ये चतुष्टय को समझना बहुत जरूरी है। क्या क्या इनका रिलेशन क्या है? एक ये है कि बाहर की जो हमारी इंद्रियां हैं वो चीजों को देखती हैं, सिग्नल हमारे माइंड में जाता है, माइंड उसको चित्त जो है वहां पर उसको सर्च करता है कि ये क्या चीज है, मैंने इसको एक्सपीरियंस कभी पहले किया है, नहीं किया है, इसको मैं खाऊं या ना खाऊं। तो वो वहां से वो प्रोग्राम आपका, अगर कोई चीज आपकी लाइकिंग की है तो वो एक्टिव हो जाएगा। लेकिन बुद्धि का क्या रोल है? बुद्धि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन करती है, शुड आई टेक इट और नॉट टेक इट, ये बुद्धि का काम है। लेकिन अगर बुद्धि आपकी स्वस्थ नहीं है, यहाँ भी मन का रोल आएगा, मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको। अगर बुद्धि आपकी स्वस्थ नहीं है तो वो काम नहीं करेगी, उसको प्रज्ञापराध बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक अच्छा लंच खाया, कहीं पर आप गए, अच्छा बहुत बढ़िया टेस्टी आपके मनपसंद का लंच था, आपका स्टमक भी भर गया। आप तो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, त्रिविध कुक्षी आपने पढ़ा है, त्रिविध कुक्षी से ज्यादा खा लिया आपने क्योंकि बहुत टेस्टी था, यहां तक ऊपर तक भर गया आपका पूरा। लेकिन 5 मिनट के बाद एक बंदा कोई आता है वहीं घर का, कि जी एक थोड़ा रसगुल्ला और ले लीजिए। तो अब आपको वैसे टेक्निकली क्या करना चाहिए? अगर आपका मन स्वस्थ है, आपकी बुद्धि काम कर रही है, तो बुद्धि कहेगी नहीं, जगह ही नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल, खा ही नहीं सकते। खाएंगे तो आम बनेगा, आम बनेगा तो बहुत सारी बीमारियां आएंगी, गैस बनेगी, एसिडिटी। लेकिन अक्सर हम खा लेते हैं, क्योंकि हम, हो सकता है जब हमसे वो पूछा तो हमारा माइंड जो है वो स्वस्थ नहीं है, वो एजिटेटेड है, कहीं फोन पर बात कर रहे हैं किसी से, चलो उठा के अंदर डाल दिया। ये है एक पूरा प्रोसेस, इसको समझ लीजिए। ये जो 25 तत्व का मैं जिक्र कर रहा हूं, इसमें सारा खेल यहीं पर होता है। चित्त के अंदर बहुत सारे संस्कार पड़े हुए हैं बचपन से, और पूर्व जन्म के संस्कार भी पड़े हुए हैं। कभी कभी ऐसी इच्छाएं आपको हो जाती हैं कि आपको समझ नहीं आता कि ये कहां से इच्छा आई मेरे को। वो संस्कार भी वहां पड़े हुए हैं, पुराने पिछले जन्म के भी, तो वो भी एक्टिव हो सकते हैं कभी। और आमतौर पर जो संस्कार, जो आदतें हमारी रोज रोज, जैसे आप सुबह उठ करके अगर चाय पीते हैं, तो सुबह उठते ही बिना बॉडी नहीं डिमांड कर रही है, लेकिन क्योंकि संस्कार पड़ा हुआ है चित्त में, वो प्रोग्राम एक्टिव हो जाएगा, वो मन को सिग्नल जाएगा विदाउट आस्किंग द बुद्धि। मन जो है कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करेगा, टांगों को, कि किचन में जाइए, हाथों को बोलेगा चाय बनाइए और अंदर डाल दीजिए। ये पूरा प्रोसेस इस तरह से चलता है। तो ये पूरा सिस्टम हमें समझना आवश्यक है, क्योंकि ये पूरा चिकित्सा पुरुष है। इसमें जो लास्ट में जो एक मेन जो चीज है, आत्मा, जिसको कि हम चेतना बोलते हैं, आत्मा केवल दृष्टा है, वो सब कुछ देख रहा है, वो कुछ कर नहीं रहा है। हालांकि उसको हम कर्ता दृष्टा कहते हैं, एक्सपीरियंसर भी उसको कहते हैं, पर वो इन्वॉल्व नहीं होता, वो इसलिए क्योंकि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। बट सारा जो ये एक्शन चल रहा है, ये चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। अहंकार का क्या रोल है? अहंकार यानी कि मैं। तो जैसे कि आपके चित्त में एक इच्छा हुई कि मुझे रसगुल्ला खाना है, तो मुझे रसगुल्ला खाना, तो अहंकार कहता है मुझे चाहिए। बुद्धि वहां डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। अगर डायबिटीज वाला पेशेंट खा रहा है कोई रसगुल्ला, तो वो प्रज्ञापराध कर रहा है, क्योंकि वहां बुद्धि को रोक करके बताना चाहिए नहीं, आपकी तो शुगर हाई है, आपको नहीं खाना चाहिए। तो ये जो
25 तत्वों वाला जो पूरा सिस्टम है, जहां पर हमारा शरीर है, शरीर के बाहर हमारी दुनिया है, बाहर की दुनिया से बहुत सारी चीजें हमें स्टिमुलस मिलता है बाहर से, वहां से हमें उत्तेजना मिलती है, हमारी इंद्रियों के थ्रू उत्तेजना मन को जाती है, मन जो है उसको चित्त में सर्च करता है कि ये एक्सपीरियंस कैसा था मेरा, जब पिछली बार मैंने किया, अच्छा था, खराब था, कई बार खराब था फिर भी करते हैं क्योंकि उसमें हमारा एक ये मानना हो जाता है कि ये अच्छा है। जैसे कुछ लोग सिगरेट पीना शुरू करते हैं तो वे मानने लगते हैं कि सिगरेट पीना अच्छी बात है। उनको कई बार पूछो कि सिगरेट क्यों पीते हो, वो कहते हैं सिगरेट पीने से मुझे रिलैक्स मिलता है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। कुछ लोग कहते हैं सिगरेट ना पिए तो मुझे टॉयलेट नहीं होता सुबह, उसका कोई कनेक्शन नहीं है टॉयलेट से। ये सारी चीजें हमारे चित्त में रिकॉर्ड हो गई। तो आजकल एक बहुत बड़ा एक शब्द आपने सुना होगा, मैं विदेशों में जाता हूँ, बहुत सारे पेशेंट्स चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा से बहुत सारी बीमारियां, या साइकोसोमेटिक डिजीज आपने शब्द सुना है। तो बहुत सारे रोग, मैं तो यहाँ तक जितने ऑटो इम्यून डिजीज हैं, ऑटो इम्यून डिजीज में मैं बहुत बारी देखता हूँ देयर इज ए लिंक बिटवीन द सबकॉन्शियस एंड द आउटर, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में तो कॉज मालूम ही नहीं है उनको, दे डोंट नो व्हाट इज द कॉज ऑफ ऑटो इम्यून। आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी को अटैक कर रहा है, क्यों कर रहा है ये नहीं पता, दे डोंट नो क्यों अटैक कर रहा है। वो कहते हैं वो कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूजन कहां से आया? बहुत सारे केसेस में माइंड से कंफ्यूजन आता है। आपको बताता हूं एक केस, अभी एक केस स्टडी मेरे पास है, बट बिफोर आई गो इनटू दैट मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ये 3 पार्ट्स हमारे शरीर के हैं। एक स्थूल पार्ट है, शरीर है, दूसरा सूक्ष्म है जिसमें ये पूरा मन बुद्धि अहंकार चित्त होते हैं, और तीसरा जो है वो हमारा चेतना वाला पार्ट है, आत्मा वाला पार्ट है। और जब हम सत्वावजय चिकित्सा की बात करते हैं तो वहां पर हमें सूक्ष्म में ही जाकर के देखना पड़ता है कि कारण क्या है। सत्वावजय चिकित्सा आपके शरीर में नहीं है, उसका ओरिजिन शरीर में नहीं है, शरीर में मैनिफेस्ट होता है रोग, केवल उसके लक्षण शरीर में आएंगे लेकिन कारण उसका माइंड के अंदर होगा। और वहां भी जाकर के आपको रूट कॉज में समझना है कि कोई ट्रॉमा है, या मन के अंदर रजोगुण तमोगुण बढ़ा है, या बुद्धि जो है काम नहीं कर रही है, क्या कारण हो सकता है, और उस रूट कॉज का ट्रीटमेंट हमें करना पड़ता है। अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स जो फिजिकल सिम्टम्स हैं उनको भी हमें देखना है, उनका भी हमें जो है एक तरह से उनका भी निवारण करना होता है। तो एक मैं आपको जस्ट फॉर योर सेक टू अंडरस्टैंड एक आपको मैं केस स्टडी बताता हूँ। मेरे पास एक महिला आई, शी वॉज लाइक 42 ईयर्स ओल्ड, मैरिड हाउसवाइफ थी, और उसको बीमारी थी अल्सरेटिव कोलाइटिस। आपने सुना होगा, ऐसी रोग जो है काफी सीरियस रोग होता है, मॉडर्न मेडिसिन में कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है। ऑटो इम्यून, इसको भी आजकल ऑटो इम्यून कैटेगरी में नाम इसका आ जाता है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में ऑफ कोर्स आपके कोलन के अंदर अल्सर्स बनते हैं, पेशेंट को जो है ब्लीडिंग होती है स्टूल के साथ, उसको म्यूकस बहुत आता है, उसको बहुत बारी टॉयलेट जाना पड़ता है, कई बार 6, 7, 8, 10 बार भी लोग टॉयलेट जाते हैं, मरोड़ होती है पेट में, क्रैम्प्स होते हैं, वेट लॉस हो जाता है। ये सब तरह के सिम्टम्स लेकर के वो मेरे पास आई। जब मैंने उसको थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री ली, उसका चेकअप किया, तो पेशेंट ऑलरेडी स्टीरॉयड ले रही थी, वो शी वाज ऑन स्टीरॉयड, और जो मेसाकॉल टाइप की जो दवाइयां देते हैं वो भी वो खा रही थी, और बहुत हाइपर सेंसिटिव पेशेंट थी। माइंड की मैं बात कर रहा हूँ। कई बार हम माइंड की जो है निरीक्षण परीक्षण नहीं करते हैं अपनी चिकित्सा में, हमेशा अपने कंसल्टेशन फॉर्म में मन की जो है परीक्षण, मन का परीक्षण जरूर करना चाहिए कि उसका नेचर कैसा है। तो बहुत हाइपर सेंसिटिव थी, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि वो पिछले 14 वर्ष से जो है वो एंटी डिप्रेशन दवाइयां और एंजाइटी की दवाइयां ले रही थी, और 14 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। ये शादी का इसके साथ कनेक्शन है, ये मैं थोड़ा समझाऊंगा। तो जब मैंने उसका पूरा जो हिस्ट्री लिया, तो अगर आप देखेंगे आयुर्वेद के हिसाब से अक्सर हम कह देते हैं कि ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इसमें पित्त दोष का जो है प्रकोप आमतौर पर होता है। कई लोग इसको पित्तज ग्रहणी के साथ जोड़ते हैं, और इसमें अगर हम दूष्य देखें कौन कौन से दूष्य हैं, तो इसमें रक्त का प्रदूषित होता है, हमारा मांस धातु का भी होता है, लोकेशन ग्रहणी पक्वाशय के एरिया में ये जो है रोग स्थापित होता है, अन्न व स्रोतस, अगर स्रोतस की बात करें, और आयुर्वेदिक डायग्नोसिस जैसे मैंने कहा कि अक्सर इसको पित्तज ग्रहणी करके भी लोग चिकित्सा करते हैं। लेकिन जब मैंने उसकी हिस्ट्री ली, उसका खान पान पूछा, उसकी डाइट पूछी, कहीं पर कोई पित्तवर्धक चीज उसकी लाइफ में नहीं मिली मेरे को। वो बिल्कुल सादा खाना खाती थी, इवन चाय तक वो नहीं पीती थी, किसी प्रकार की मिर्ची मसाले अचार खटाई नहीं खाती थी, एसिडिटी की कोई हिस्ट्री नहीं थी,
कोई अल्सर वगैरह की कोई हिस्ट्री नहीं थी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरा थोड़ा, जब मैं कंसल्टेशन करता हूँ तो आई लाइक टू गो लिटिल बिट मोर डीपर, और मन का परीक्षण करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो मैंने पूछा कि आपका ये ब्लड आ रहा है और ये प्रॉब्लम आपको हीट की है, अंदर छाले हो गए हैं, तो क्या कारण हो सकता है? तो तब उसने मुझे बताया, मैंने पूछा कि आपके परिवार में कौन कौन है? तो उसने कहा कि मेरे परिवार में मेरे पति हैं, 2 बच्चे हैं और सास ससुर हमारे साथ ही रहते हैं। तो मैंने कहा आप अपने परिवार में आपको कोई प्रॉब्लम है किसी तरह की? आप ये डिप्रेशन की दवाई क्यों ले रहे हो? ये मैंने पूछा कि इतने साल से क्यों डिप्रेशन की दवाई ले रहे हो? कह रहे ऐसे तो कोई बात नहीं है, मैं अपने परिवार को पसंद करती हूँ, अपने बच्चों को बहुत मैं जो है उनकी केयर करती हूँ, हस्बैंड की केयर करती हूँ, सास ससुर की भी मैं सेवा करती हूँ। तो मैंने कहा फिर ये डिप्रेशन क्यों है आपको? क्या डिप्रेशन क्यों क्यों गोली खा रहे हो आप जब से शादी हुई? तो उसने कहा कि जी एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? कह रहे प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैं कोई काम करती हूँ, कोई भी काम करूँ मैं अपने घर में, तो मेरी जो मदर इन लॉ है, सास जो है, उसको मेरा काम अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ जो है गलती निकालेगी। वो कहेगी तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम्हें सफाई करनी नहीं आती, उसको कुछ ना कुछ बोलना है, कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलना है उसको उसमें। तो कह रहे इसके कारण जो है मेरा, शी कैनॉट रिएक्ट बिकॉज बहू है, कई बार बहू रिएक्ट नहीं कर पाती। कह रही बाकी मेरे सब चीज करती हूँ, सुबह से शाम तक आई एम द पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीबॉडी, लेकिन उसको कोई चीज मेरी अच्छी नहीं लगती, वो बार बार हर चीज में बोलेगी, और उसके कारण मुझे एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। पति से बोलती हूँ तो पति भी कहता है कोई बात नहीं, मेरी माँ है, चुप रहिए, कोई नहीं। तो ये जब मैंने सुना तो मैंने उसको पहला सेंटेंस एक ही बोला था केवल। तो मैंने कहा था आपको तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आपकी सास को आना चाहिए था यहाँ। शी इज द वन हु इज सिक, बीमार तो वो है, दवाई तो उसको चाहिए, आप तो ठीक हो, आप तो सारा काम ठीक ठाक कर रहे हो। ये शब्द जैसे उसने सुना, उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में एक अलग अलग सी मैंने चमक देखी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जब आप माइंड के लेवल पर पेशेंट को डील कर रहे होते हो, तो उसके भाव, उसके इमोशंस आपको पढ़ने पड़ते हैं, तब आप जो है कहीं अंदर उसके घुस सकते हो। तो शी वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दिस, क्योंकि 14 साल से वो भी यही सोच रही थी कि ये मेरी मदर इन लॉ जो है सिक है, शी इज सिक, शी इज नॉट वेल, ये क्यों मुझे बार बार टोकती है। लेकिन इसका अगर हम संप्राप्ति जब इसकी बनाए कि इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस इससे कैसे हुआ, तो संप्राप्ति बड़ी इंटरेस्टिंग है किसकी बनी कि डेफिनेटली मदर इन लॉ तो उसका एक रूट कॉज हुआ जहां से शुरू हुआ है। तो वो जब मदर इन लॉ कुछ बोलती थी तो उसको अंदर गुस्सा आता था, पित्त प्रकृति थी उसकी, गुस्सा आता था, लेकिन गुस्से को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, गुस्से को सप्रेस करती थी, अंदर ही दबा के रखती थी। ये जो इमोशंस हैं इनका बहुत एक अलग अलग खेल है कि कौन से इमोशन को आप कैसे कंट्रोल करते हैं या कैसे। हमारे यहाँ लिखा है, एक तो आपने सभी ने पढ़ा है अधारणीय वेग लिखे, लेकिन धारणीय वेग भी लिखे हैं हमारे यहाँ, और धारणीय वेग में आपका गुस्सा भी उसमें आता है। एंगर जो है उसको कभी भी हमें धारण नहीं करना चाहिए, अंदर नहीं रखना चाहिए। तो ये जो सप्रेस्ड एंगर था, ये इसके कारण उसके, क्योंकि उसका ये सिस्टम ऑलरेडी सेंसिटिव था, ये उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में मैनिफेस्ट हुआ जाके। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आपको शायद आई डोंट नो, मैं ऐसे बहुत सारे केसेस करता हूं कि जहां उसको साइकोलॉजी लेवल से शरीर में जोड़ना। तो सप्रेस्ड एंगर वाज द रूट कॉज, वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पहले खराब हुआ। आपको जब भी गुस्सा आता है तो पेट खराब हो जाता है, आपने देखा होगा, जब भी आपको एंग्जाइटी होगी पेट खराब हो जाएगा। तो आम बनना शुरू हुआ, खाना नहीं पचेगा तो आम बनेगा, आम धीरे धीरे जमा होता रहा, पहले इन्फ्लेमेशन हुई, कोलाइटिस हुआ, आईबीडी उसको बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, और लॉन्ग टर्म में जब आम वहां चिपका रहता है तो अल्सर बन जाते हैं, क्योंकि हीट तो है ऑलरेडी। जो दिमाग में जब गर्मी आती है तो बॉडी में भी गर्मी आती है, हमारा ब्रेन और हमारा गट दोनों जुड़े हुए हैं। तो एनीवे इस तरह से मैंने इसकी संप्राप्ति बनाई कि उसके कारण उसको ये अल्सर्स हुए, पहले इन्फ्लेमेशन हुई, फिर अल्सर हुए, उसके बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस, डॉक्टर्स ने जो जैसा भी चेक करके उसको, और इसका ट्रीटमेंट जब मैंने किया, देखिए यहाँ ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत सारी चीजें मैंने उनको माइंड के लिए दी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी, इस तरह की चीजें उसको दिया। ऑफ कोर्स पेट के लिए भी देना पड़ा कई चीजें, जो जैसे बेल का सेवन कराया, कुटज घनवटी उसको दी, प्रवाल पंचामृत खिलाया। आपको जान के बड़ा आश्चर्य भी होगा, अच्छा भी लगेगा कि जब आप रूट कॉज पर पहुंच जाते हैं, और काउंसलिंग उसकी बहुत की। मैंने उसको यहाँ तक बताया कि अगली बार आपकी माताजी अगर आपको कुछ बोलती हैं, सासू माँ,
तो मैंने कहा आपको मालूम है 2 कान हमें क्यों दिए गए, इधर से सुनो, इधर से बाहर निकाल दो, अंदर मत ले जाइए उसको। तो एनीवे ये तो एक छोटी सी टेक्निक है, लेकिन बहुत सारी चीजें उसको, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब चीजें दिखाई। धीरे धीरे उसकी एलोपैथिक दवाइयां बंद हुई। 6 महीने के अंदर उसकी सारी एलोपैथिक दवाइयां बंद, डिप्रेशन की दवाइयां बंद। आज का स्टेटस ये है, कंप्लीटली ऑल राइट, सारे उसका हीलिंग हो गया है, बिल्कुल। दोबारा उसने कोलोनोस्कोपी कराई है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी ब्राह्मी और एक हमारी स्ट्रेस फ्री आती है जीवा की, ब्राह्मी और स्ट्रेस फ्री उसने नहीं छोड़ा है, वो अभी भी लेती है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द अभी भी प्रेशर बना हुआ है। तो माइंड उसका जो है स्ट्रांग रहे और फ्रेश रहे, उसके लिए ये सामान लेती है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है, आपको केवल इतना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप चिकित्सा करते हैं तो ये नहीं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस आया तो आपने केवल पित्त की चिकित्सा कर दी, या आम का पाचन करा दिया, या खून को रोकने के लिए कुछ आपने दे दिया। आपको उसका रूट कॉज भी देखना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस जैसे इस लेडी के केस में था, कहीं माइंड से उसका ओरिजिन। खास तौर से अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो तब माइंड में जरूर जाना चाहिए। वैसे डे 1 पर भी आपको माइंड की चिकित्सा करनी चाहिए, उसको परीक्षण करना चाहिए, क्योंकि माइंड जो है वो हमारा जो है वो सेंसेस को कंट्रोल करता है। अगर आप मन के जो है फंक्शंस पढ़ेंगे, उसके क्या क्या कार्य करता है, वो इंद्रिय निग्रह करता है और मनोनिग्रह, खुद को भी निग्रह करता है। जितने भी हमारे फिजिकल बॉडी में मोस्टली जो एक्शंस चल रहे हैं वो ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। हम कहते हैं कि हमारा जो मन है वो ब्रेन के थ्रू काम करता है, हमारी बुद्धि को इन्फ्लुएंस करता है, हमारे ईगो को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो पूरा सिस्टम तो माइंड से ही कंट्रोल हो रहा है ना। तो इसलिए मन का हमें थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए, और उसमें मुख्य रूप से जो है हमें ये समझना चाहिए कि मन ये काम किस तरह से करता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले तो ये समझना चाहिए कि मन है क्या। शायद कभी आपने पता नहीं मन की कोई परिभाषा पढ़ी है कि नहीं। जैसे हम वात की परिभाषा करते हैं, पित्त की परिभाषा करते हैं, ऐसे मन की परिभाषा भी हमें होनी चाहिए। बुद्धि क्या है उसकी परिभाषा भी हमें आनी चाहिए। अहंकार क्या है, चित्त क्या है, आत्मा क्या है, ये सब मेरे ही पार्ट है ना। इनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम चिकित्सा कर रहे हैं तो इनके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो मन की एक परिभाषा जो आती है, मन्यते अवबुध्यते ज्ञायते अनेन इति मनः। सिंपल डेफिनेशन है, दैट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, फॉर फीलिंग एंड फॉर नोइंग। ये जो मन शब्द है, मनस जो है, मन अवबोधने धातु से बनता है, जहां से उसका बनता है। फिर इसका मीनिंग जो कॉन्टिन्यूसली थिंकिंग जिसमें चलती है, थॉट प्रोसेस चलता है, जिसके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञायते, और जिसके माध्यम से हमें फीलिंग्स आती, तो इमोशंस भी इसके साथ जुड़े हुए हैं हमारे। तो ये इसको मन कहते हैं। डेफिनेटली जो मन के बहुत सारे जो है डिस्क्रिप्शंस हैं, बहुत सारे उसके सिनोनिम्स हैं, उस डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारे पास समय उतना नहीं है आज। लेकिन मैं थोड़ा सा लोकेशन ऑफ द माइंड, इसके बारे में काफी जो है चर्चा होती है। आयुर्वेद के अनुसार लोकेशन ऑफ माइंड इज हार्ट, जो हमारा ये अंतःकरण चतुष्टय, और यहीं पर आत्मा का स्थान भी माना गया है, जो हृदय चक्र या हृदय एरिया है जो, वहां पर इसका लोकेशन है। बट इट वर्क्स थ्रू ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। तो जैसे आजकल आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऐसे ये मन जो हमारा वर्क फ्रॉम होम करता है बहुत पहले से। वाईफाई है उसके पास, वहीं से बैठ करके सारा कंट्रोल ये करता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और बहुत सारे इसमें हैं जो उसका, इसकी पावर, इसकी स्पीड, और इसके जो आपने अणुत्व और एकत्व वो आपने पढ़े होंगे कि ये मन इज ओनली वन, देयर इज ओनली वन माइंड। इसलिए जो मल्टीटास्किंग करते हैं आजकल लोग, दैट लीड्स टू मेनी मेनी प्रॉब्लम्स। तो इन ऑर्डर टू जस्ट अंडरस्टैंड ब्रीफली कि क्या, कैसे हम समझ सकते हैं कि क्या समझें कि मन को हम अगर ठीक करना चाहते हैं तो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा, जैसे हमारे शरीर में 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, ऐसे ही मन के लेवल पर जो है हमारे 3 गुण हैं, त्रिगुण। आपने सबने नाम सुना होगा, सत्व, रज और तम। सत्व, रजस, तमस, ये 3 गुण हैं जो मन कार्य को कंट्रोल करते हैं। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। सुना आपने बहुत बारी होगा, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है। सत्व का क्या मतलब है? अगर मान लो मेरे मन के अंदर सत्व गुण है, मेरा मन सात्विक है, इसका मतलब क्या है? सत्व जो है वो गुण है, वो क्वालिटी है मन की जो उसको शांत रखती है, जो उसको काम करती है, उसको प्योर बनाती है।
और यही स्थिति जो है मन की जो है वो स्वस्थ स्थिति है। जब हमारे मन के अंदर सत्गुण अधिक होगा तो मन शांत रहेगा, शांत रहेगा तो बुद्धि के साथ जुड़ा रहेगा, और बुद्धि फिर काम करती है। बुद्धि डिस्क्रिमिनेट कर सकती है कि ये सही है गलत है। कभी कभार आप शांत बैठे हैं और आपको कोई एक रसगुल्ला लाके देता है, जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया, और आप कहते हो नहीं अभी नहीं, अभी पेट में जगह नहीं है। ऐसा नहीं कि अब कभी भी हम बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, बहुत बारी करते हैं। तो ये सत्व जब आपके मन में है तो मन आपका शांत है, उस समय आपको क्लैरिटी होती है, हर चीज क्लियर, आपको ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, बुद्धि होती है। सत्व जनरेट्स ट्रू नॉलेज, ये समझने वाली बात है। सत्व जब मन के अंदर होगा तो आपको पता रहेगा क्या सही है क्या गलत है। अब रजस क्या है? रजस वो गुण है जो मन को एजिटेट कर देता है, मन को डिस्टर्ब करता है, मन शांत नहीं होता है। हमारा मन जो है वो मूव कर रहा है, चल रहा है वो। तो वो जो आपका जो मन जब एजिटेट होता है उस समय बुद्धि भी हमारी राजसिक होती है। यानी कि जो कुछ भी हम परसीव कर रहे हैं, जो कुछ भी हमें दिख रहा है, समझ आ रहा है, वो पूरी विद्या नहीं है, वो सच्ची विद्या नहीं है, ट्रू नॉलेज नहीं है, वो रॉन्ग नॉलेज पर आधारित है। हमारे यहाँ बहुत कुछ होता है आजकल। सपोज करो दो लोग हैं, दो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और दोनों राजसिक बुद्धि में हैं, यानी कि दोनों का ही जो इंफॉर्मेशन सोर्स है वो रॉन्ग है या इनकम्प्लीट है, और दोनों बहस कर रहे हैं कि मैं सही हूं, वो कह रहे हैं मैं सही हूं। तो केवल एक सत्व गुण वाला होगा वो बता सकता है कि दोनों गलत है। ऐसा आज की सिचुएशन में बहुत कॉमन है, लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं, पता नहीं है लेकिन डिस्कशन करना है। क्योंकि जब रजोगुण में आप होते हैं तो माइंड आपका जो है वो डिबेटिंग करता है, वो वाद विवाद करना चाहता है, क्योंकि वो एक्शन चाहता है कुछ ना कुछ। सात्विक जो होगा जिसका मन, वो पहले सुनेगा, फिर उसको समझेगा, उसके बाद रिएक्ट करेगा। तो रजोगुण जो है वो हमारे मन को बीमार करने का एक गुण है। दिस इज नॉट समथिंग दैट मेक्स द माइंड, ये मानसिक दोष इसको कहा गया है। जैसे वात पित्त कफ रोग पैदा करते हैं, ऐसे हमारे मन में रजोगुण दोष रोग पैदा करेगा। और आज के युग में तो क्या है, हम अपने मन को कभी शांत होने ही नहीं देते। रात को 2 बजे भी वो मोबाइल में टू टू बजेगा तो उठाएंगे तुरंत। तो हम तो मन को हमेशा एजिटेट करने में लगे हुए, सुबह से शाम तक एजिटेट करने में लगे हुए। सुबह उठते ही व्हाट्सएप, उसके बाद कंप्यूटर, उसके बाद टेलीविजन, उसके बाद ये, उसके बाद वो। These days people are completely agitated all the time. तो जब आप एजिटेटेड मोड में होते हैं, राजसिक मोड में होते हैं, तो उस समय क्या होता है, आपके अंदर एक्शन तो आता है, लेकिन उस एक्शन की जो बुद्धि है जो उसको पावर करती है, वो बुद्धि जो है वो एक तरह से वो भी राजसिक है। वो बिल्कुल आपको जो है पूर्ण ज्ञान नहीं है आपके पास। मैं इसका थोड़ा एक उदाहरण दूंगा समझाने के लिए, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। और तमोगुण क्या है? तमोगुण जो है वो गुण है जो हमारे मन को बिल्कुल एक तरह से अवरुद्ध कर देता है, कवर कर लेता है, कंसील कर लेता है। यानी कि कुछ भी उसमें नहीं हो रहा है, इनर्ट माइंड जिसको बोलते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल डल माइंड, लेजी माइंड। जैसे कई बार कोई रोड के किनारे आप देखते हैं ना, कोई आदमी बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ आंख बंद करके, तो उसका क्या है कि आदमी तो वो भी है, उसके पास भी मन है, बुद्धि है, लेकिन तमोगुण में है। या जब हम सोते हैं तो वो तामसिक हमारी स्थिति होती है, तामसी, निद्रा को तामसी भी कहा गया है। तो ये तमोगुण की स्थिति में हम एक तरह से वी आर इन स्लीपिंग मोड, इवन व्हेन यू आर अवेक वी आर इन स्लीपिंग मोड, क्योंकि उस समय जो है हमारी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती। इसको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। अगर एक पानी की लेक है, अगर लेक में जो पानी है वो बिल्कुल साफ है, क्लीन है और शांत है उसका, तो जो कुछ आपको दिख रहा है वो क्लियर दिखेगा एज इट इज। अगर उसमें कोई पत्थर है तो पत्थर ही दिखेगा, अगर कोई उसमें पेड़ है तो पेड़ दिखेगा, मछली है तो मछली दिखेगी, अगर कोई कछुआ है तो वो कछुआ दिखेगा, क्योंकि आपका पानी क्लीन है और वो पानी बिल्कुल शांत है। इसको कहते हैं सत्व। जब हमारे मन के अंदर सत्व गुण होता है तो आपको हर चीज बिल्कुल स्पष्ट क्लियर दिखाई देती है, उसमें कहीं कोई किसी तरह का कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता। अब इमेजिन करिए कि यही पानी जो है लेक का पानी, वो थोड़ा हिलने लगे, एजिटेट हो जाए, जिसको हम रजस बोलते हैं। जब ये एजिटेट हो रहा है, अभी भी आपको चीजें दिख रही हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं दिख रही,
लेकिन आपको नहीं पता कि वो पूरी नहीं दिख रही। आप जैसे कोई रस्सी अगर पड़ी है तो आप कहेंगे अरे सांप है इसमें, तो आप कंफर्म है कि सांप है। आपको पता कब चलेगा कि वो सांप है कि नहीं? जब मन शांत होगा तब दिखाई देगा कि नहीं सांप नहीं है, रस्सी है। लेकिन उस समय जब आप राजसिक मोड में होते हैं, जब आपका मन रजोगुण से पावर डोमिनेंट होता है, उस समय जो है आप बिल्कुल कंफर्म है कि सांप है, मैंने देखा है भैया सांप ही है इसमें। समझ आया ना? समझने की कोशिश करिए। ये स्थिति है हमारी। इसका मतलब मेरी बुद्धि जो है वो पूरी तरह से काम नहीं कर रही है। मुझे जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो पूर्ण नहीं है, वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मुझे परसीव हो रही है। इसको रजोगुण बोलते हैं। आज के युग में बहुत सारे लोग सोसाइटी में रजोगुण वाले हैं, और इसलिए आप देखते हो लोगों की जब आपस में बात होती है तो किस तरह की बातें होती है। और तमोगुण वाली स्थिति क्या होगी कि लेक का पानी तो शांत है लेकिन वो बिल्कुल गंदा पानी है, मडी वाटर, टोटली बिल्कुल गंदा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा अंदर। शांत है लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है, तो उसमें तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि अंदर क्या है। तो ये 3 प्रकार की हमारी स्थितियां हैं जिनको हम सात्विक, राजसिक, तामसिक मन कहते हैं। और इसमें से हमारे आयुर्वेद में लिखा है कि जो स्वस्थ मन है वो सात्विक मन है। रजोगुण यदि अधिक होगा या तमोगुण अधिक होगा या दोनों अधिक होंगे तो उसके कारण हमारे मन के अंदर विकार आएंगे, क्योंकि जो हमारा मन है वो रजोगुण और तमोगुण से ही बीमार होता है। डोमिनेंस, जब आपके मन के अंदर सत्व गुण ज्यादा होगा तो आपको नॉलेज होगी, आपकी बुद्धि काम करेगी, आपकी मेमोरी अच्छी होगी, आपका डिटर्मिनेशन पावर अच्छा होगा, डिस्क्रिमिनेशन पावर अच्छी होगी, आप एक तरह से एनलाइटेंड तरह अच्छे काम करेंगे, आप सत्य बोलेंगे, आप दयावान होंगे, दयालु होंगे, कृपालु होंगे, आपका बिहेवियर होगा अच्छा, हैप्पी रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, दुख में भी खुश रहेंगे, सुख में भी खुश रहेंगे, हमेशा सेटिस्फाइड रहेंगे। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, थोड़ा आपको सत्व गुण बढ़ाने की कोशिश करना पड़ता है। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल टुडे आर नॉट हेल्दी इन द माइंड। माइंड हेल्दी नहीं है तो फिर शरीर में विकार आएगा ही आएगा। रजोगुण का डोमिनेंस जब होता है तो मन आपका जो है एजिटेटेड है, हाइपर एक्टिव, बहुत कॉमन आज के युग में जो है। बहुत सारे लोग आपको पेशेंट भी बताएंगे कि मेरा माइंड बड़ा हाइपर रहता है, शांत नहीं होता है, हमेशा जो है इम्पेशेंट रहता है माइंड। और डेफिनेटली जब रजोगुण होता है तो आपका जो है प्राइड, एनवी, एंगर, जेलेसी, हेट्रेड, फियर, ये सब पक्का वहीं पर रहता है। आप बहुत एग्रेसिव हो जाते हो, काम में भी बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। सुबह कुछ दिमाग में आया तो शाम तक खत्म करना है, आज ही करना है। बहुत वायलेंट हो जाता है आदमी, ओवर कॉन्फिडेंस उसके अंदर होता है, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। अनहैप्पी, नॉट सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड रहता है, बहुत सारे डिजायर होते हैं। और इस मोड में, रजोगुण के मोड में, आदमी समझता है कि जो कुछ मुझे मालूम है वही सही है, इसलिए वो क्रिटिसिज्म बहुत करता है। हमारे आयुर्वेद में आपने 6 प्रकार के रस पढ़े होंगे, लेकिन एक 7वां रस भी आ गया अभी, उसको कहते हैं द टेस्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। ये हम जो है जीभ से भी टेस्ट करते हैं और कान से भी टेस्ट करते हैं। अक्सर आप देख लीजिए कभी भी, खासतौर से किसी भी सर्कल में, आयुर्वेद में भी बहुत कुछ चलता है, किसी भी आदमी को देखोगे, 2 आदमी किसी की बुराई कर रहे हैं, कई बार तो 2-2 घंटे तक किसी की बुराई कर रहे हैं, फिर लास्ट में बोलेंगे छोड़ो यार मुझे क्या लेना। तो ये रजोगुण का कमाल है। रजोगुण आपको टिक कर नहीं बैठने देता, वो हमेशा कुछ ना कुछ उसमें चलता रहेगा। एंड ऑफ कोर्स तमोगुण की स्थिति तो काफी खराब होती है। तमोगुण जब होता है तो कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि सब कुछ कवर्ड है, इग्नोरेंस बहुत है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, डिल्यूजन, ब्लॉक्ड इंटेलेक्ट, आपकी इंटेलिजेंस बिल्कुल काम ही नहीं कर रही है, लेजीनेस, अनक्लीन, साफ सुथरा नहीं, दाढ़ी बड़ी हुई है, नहाए नहीं है, दिन भर सोना, रात भर सोना, झूठ बोलना, सेल्फिश नेचर, नॉन रिलीजियस, नेगेटिव थॉट्स, बहुत सारे लोगों में आजकल नेगेटिव थॉट्स, और हमेशा जो है अनहैप्पी रहना। तो ये हमारे 3 गुण हैं। अगर हम इनको थोड़ा समझ लेंगे तो हम काफी कुछ जो है मन के बारे में हम चिकित्सा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली है क्या, मानसिक दोष जो है वो रजोगुण और तमोगुण है। रजोगुण क्या करता है, एक्शन करता है, आपके माइंड को एक्टिव करेगा, तो माइंड जब एक्टिव होगा तो आपको कुछ ना कुछ एक्शन करने के लिए बोलेगा। तमोगुण क्या होता है, वो मन को ब्लॉक कर देता है, इग्नोरेंट कर देता है, उसको कोई नॉलेज नहीं है,
और उसके कारण कंफ्यूजन होता है। कई बार आपने देखा होगा कोई आदमी जो बहुत नशे में है, तामसिक में, बिल्कुल कंफ्यूज है, पता नहीं किधर जा रहा है, क्या बोल रहा है, किससे क्या कर रहा है, कपड़े उतार रहा है, पहन रहा है। कंफ्यूजन की स्टेट जो है वो आपके तमोगुण से होती है। और ये दोनों ही जब प्रकोपित होते हैं मन में तो प्रज्ञापराध होता है, बुद्धि काम नहीं करती है। फिर आप जो है इधर से एंटासिड लेंगे और 5 मिनट बाद चाय पी लेंगे आराम से, बहुत लोग करते हैं। या कोई भी चीज आपके शरीर में जब खराब है तो उसके रूट कॉज पर नहीं पहुंचते आप। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, एक गोली रोज खा लेते हैं, बस कुछ नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि क्यों ब्लड प्रेशर हो रहा है। तो ये प्रज्ञापराध जो है वो रजोगुण और तमोगुण से होता है। और क्या हुआ इसमें, एक्शन और कंफ्यूजन। रजोगुण क्रिएट्स एक्शन और तमोगुण क्या करता है, कंफ्यूजन। आपने देखा होगा आजकल लोग जिमिंग करते हैं, जिमिंग। अगर आप उनको देखें तो क्या कर रहे हैं, वो ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं, टेलीविजन भी देख रहे हैं, म्यूजिक भी सुन रहे हैं। इसको कहते हैं एक्शन और कंफ्यूजन। मतलब एक्शन चल रहा है लेकिन कंफ्यूज्ड एक्शन है वो। अगर आप देखें सात्विक मन से अगर सोचने की कोशिश करें कि ये आदमी दौड़ लगा रहा है या टीवी देख रहा है, म्यूजिक सुन रहा है, क्या कर रहा है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको देखेंगे जब आप बाहर निकलते हो। आजकल तो स्ट्रीट्स पे दिख जाते हैं ऐसे ऐसे लोग हैं कि नई जीन्स खरीदते हैं, एक बिल्कुल नया जीन्स का पैंट, फिर उसको काट लेते हैं, मैंने उसको कई जगह से फाड़ लेंगे, फिर उसको पहनते हैं। ये क्या है, कंफ्यूजन है ये। माइंड इज कंफ्यूज। भाई एक साफ सुथरे कपड़े को क्यों फाड़ रहे हो, इसको फैशन बोलते हैं आजकल की भाषा में। फैशन इज काइंड ऑफ कंफ्यूजन। कोई बाल इधर कर लेगा, कोई इधर कर लेगा, बीच में से काट लेंगे, कुछ बना लेंगे। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द माइंड। व्हेन माइंड इज एजिटेटेड, व्हेन माइंड इज कंफ्यूज्ड, दैट इज व्हेन यू डू ऑल दीज एक्शंस। अगर माइंड आपका शांत रहेगा तो फिर कोई एक्शन करेंगे, लेकिन पॉजिटिव एक्शन करेंगे ना, अच्छे एक्शन करेंगे। तो ये 3 चीजें जो हैं हमें समझनी है। और मन की चिकित्सा में अभी ज्यादा हमारे पास समय नहीं है क्योंकि कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम लेंगे। बस मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि मन की जब हमें चिकित्सा करनी है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एक ही चीज उसमें ध्यान रखनी है कि सत्व गुण को बढ़ाना है। आप लोग सभी आयुर्वेद से संबंध रखते हैं तो आप इस चीज के बारे में विशेष रूप से जानते होंगे। ऐसे तो सत्ववजह चिकित्सा जो लिखी है उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं। उसमें लिखा है रेगुलेटिंग द थॉट्स। आपकी जो थॉट्स हैं उनको रेगुलेट करने के तरीके हैं सत्ववजह चिकित्सा में, जो आजकल हमने अभी मैंने कई प्रोग्राम्स इस पर डेवलप किए हैं, लेकिन हम लोगों को ज्यादा इसके बारे में चिंत्य, विचार्य, ऊह्य, ध्येय, संकल्प, ये सब आपने पढ़ा होगा। एनालाइजिंग दी थॉट्स, जो मेरी थॉट्स आती हैं उसको एनालाइज करना, फिर उनको चैनलाइज करना। इसी को तो माइंडफुलनेस बोल रहे हैं ना वो लोग। माइंडफुल ये कि माइंड में जो विचार आया उसकी थॉट्स को एनालाइज करना, उसको चैनलाइज करना। फिर कंसंट्रेशन, ध्यान करना, जो ध्येय जिसको कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑन द गोल, आपका गोल क्या है। किसी चीज को संकल्प करना, उसका डिसीजन लेना कि मुझे जो है अपने शरीर के दोषों को बैलेंस करना है। और यही नहीं, और अगर आगे जाएंगे तो उसमें आश्वासन, निर्देशन, ये सब भी लिखा है वहां पर। आश्वासन मतलब अश्योरेंस। पेशेंट को जब आप काउंसलिंग करते हैं उसको अश्योरेंस, उसको गाइड करना, उसका जो है एक तरह से एजुकेशन उसको करना, या फिर उसको डिसेंसिटाइज। कई बार वो किसी एक चीज में अटके हुए हैं, वहां से हटाना उसको, डिसेंसिटाइजेशन इसको हम कहते हैं। इसको जो है विषम वेदना हमारे यहाँ लिखा हुआ है। या फिर उसको जो है परसुएड करना, परसुएशन। और हिप्नोसिस भी लिखा है, सम्मोहन भी लिखा हुआ है। सम्मोहन यानी कि नॉट नेसेसरली एक प्रॉपर टेक्निक, बट उसको अगर पेशेंट आपके साथ जुड़ गया तो आपकी बात मानता है। कई पेशेंट आपकी बात ही नहीं मानते। और उसमें जो है कॉम्पैशन भी आता है, इसमें प्यार भी आता है, इसमें किस तरह से आप पेशेंट के साथ कनेक्ट करते हो। तो ये चीजें जो हैं हमारे यहाँ पर इनका डिस्क्रिप्शन है, बट दे हैव नॉट बीन वेरी नाइसली एलेबोरेट। उनका एलेबोरेशन नहीं हुआ क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ, दिस इज माई थॉट, कि शायद उस समय उतनी आवश्यकता नहीं थी उसकी, लेकिन आज आवश्यकता है। आज हमें इसके ऊपर जो है प्रोग्राम्स बनाने चाहिए। नहीं बनाएंगे तो वेस्ट में बन जाएगा। थीटा हीलिंग, चक्रा हीलिंग, प्राणा हीलिंग, ये सब वेस्ट में चल रहा है। ये आयुर्वेद का है। हमारा जो दैव विपाश्रय है वो वहां पर चल रहा है। वहां लोग चिकित्सा कर रहे हैं, वहां लोग यज्ञ कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं,
उससे हीलिंग कर रहे हैं। ये आयुर्वेदिक चिकित्सक का क्षेत्र है भाई, हम लोगों को सीखना चाहिए, हम लोगों को मंत्र चिकित्सा भी आनी चाहिए, हमको होम यज्ञ भी आने चाहिए। ये चीजें भी पेशेंट को हम बताएंगे तो बहुत रिलीफ आता है उसका। ये एक थोड़ा अलग विषय ले रहा हूँ, आज मैंने काफी वेबिनार सुने होंगे दूसरे तरह पे। और हीलिंग द माइंड, जब हम माइंड को हील करते हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये मेन अगर हम उसको एक ही लाइन में कहें तो सत्व गुण को बढ़ाने की हमें काम करना है। लोनलीनेस होता है आजकल लोगों को, अकेलापन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वेस्ट में जाएंगे आप, वहां सब कुछ है उनके पास, पैसा धन दौलत। लोनलीनेस को कैसे आप ट्रीट कर सकते हैं, फियर एंग्जाइटी को कैसे ट्रीट करना है, बहुत बड़ी बीमारी है आजकल। एंग्जाइटी और फियर बहुत बड़ी बीमारी है, डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी है, कई तरह की इनसिक्योरिटी है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, किस तरह के लोगों को जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये सब रजोगुण और तमोगुण पर आकर इनका अंत होता है। चाहे आप कोई स्किज़ोफ्रेनिया ले लीजिए, चाहे आप डिप्रेशन ले लीजिए, चाहे बाइपोलर डिजीज ले लीजिए, आप एडीडी ले लीजिए, एडीएचडी ले लीजिए, इसका अगर रूट में जाएंगे तो रजोगुण और तमोगुण की विकृति है। और अगर एक ही लाइन में समझें तो क्या करना है, सत्व गुण को बढ़ाना है। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्व गुण का मतलब जो आजकल की भाषा में जिसको हम हैप्पीनेस बोलते हैं, हैप्पीनेस सत्व गुण से आता है। जब आपका मन शांत होगा तब आप प्रसन्न मन रहेंगे। प्रसन्न मन का मतलब है शांत मन। अगर आपको मान लो एक कार खरीदनी है और आपने पैसा इकट्ठा किया कई महीने से, खूब मेहनत किया, और एक दिन आप कार खरीद लेते हैं तो उस दिन आप बहुत खुश हैं। आपको मालूम है क्यों खुश हैं आप, क्यों प्रसन्न है? क्योंकि उस दिन आपका मन शांत है, आपके मन में भी डिजायर नहीं है। जैसे ही दूसरा डिजायर आएगा फिर मन अशांत हो जाएगा। इवन जब वो कार लेकर के आ रहे हैं, आप बहुत प्रसन्न हैं, और घर आए और घर में आपका कोई घर वाला बोले अरे कलर तो अच्छा नहीं है थोड़ा, तो फिर आपका मन अशांत हो गया। कार तो अभी भी आपके पास है, तो अब क्यों नहीं प्रसन्न है आप? इसका मतलब मन अशांत हुआ तो आप अप्रसन्न हो गए। फिर आपने एजेंसी फोन किया कि भैया एक कलर चेंज हो जाएगा, उसने कहा हो जाएगा, फिर मन शांत हो गया आपका, फिर प्रसन्न हो गए। लेकिन अगर एजेंसी वाला कहे नहीं चेंज नहीं होगा जी, 10,000 रुपए और लगेंगे एक्स्ट्रा, फिर आपका मन शांत हो गया। तो आपकी प्रसन्नता कार से है या किस चीज से? कार तो खड़ी रहेगी, 3 महीने बाद देखेंगे भी नहीं है उसकी, क्योंकि अभी दूसरा डिजायर आ गया। ये समझने वाली बात है। इसी को जो है सात्विक मन बोलते हैं। और सात्विक मन बनाने के लिए हमें माइंड को एजिटेट नहीं करना। आजकल काफी लोग जब राजसिक बुद्धि में होते हैं तो वो ये समझते हैं स्टिमुलेशन इज हैप्पीनेस। तो लोग पार्टी में जाते हैं, कहीं म्यूजिक सुनने जाते हैं, लाउड म्यूजिक सुनते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, उसमें उनको खुशी मिलती है। बट ये अगर सोचोगे आप सात्विक मन से, ये तो सारी चीजें आपके मन को रजोगुण की तरफ ले जा रही है। जंक फूड खाते हैं, दिन में सोते हैं, सारा लाइफस्टाइल जो है ये आपके तामसिक और राजसिक मन को बढ़ावा देता है, उसको करता है। तो एनीवे कहने का मतलब ये है कि अगर हमें अपने मन को बनाना है स्वस्थ, तो हमें क्या चाहिए? सात्विक भोजन, सात्विक विचार, सात्विक चीजें देखना, सात्विक चीजें पढ़ना, सात्विक चीजों को समझना, सात्विक लोगों के साथ रहना, सत्संग जिसको बोलते हैं। और अगर थोड़ा सा हम ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल की दृष्टि से देखें तो आयुर्वेद में जो हमारा लाइफस्टाइल है, दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सब सत्वगुण की तरफ ही ले जाता है हमें। और अगर चिकित्सा की बात करें, मेद्य रसायन जितने हैं हमारे, अगर ब्रेन के लेवल जो केमिकल्स जो हम जिनको कहते हैं उस लेवल पर बात करें तो हमारे जितने मेद्य रसायन हैं उनका सेवन कराना चाहिए पेशेंट को। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक फैक्टर होता है सत्ववजय चिकित्सा में कि पेशेंट के साथ एक अच्छा प्यार का रिलेशन। प्यार मतलब पेशेंट को आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, उसको ये लगे कि ये डॉक्टर मुझे ठीक करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और ये पहली मीटिंग में अगर ये पेशेंट को समझ आ जाता है तो पेशेंट फिर आपके हिसाब से काम करता है, अदरवाइज तो फिर आपकी बात नहीं सुनते वो लोग। तो एनीवे आई थिंक आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम, पूरा 1 घंटा समाप्त हो गया है। तो अगर किसी के कुछ प्रश्न हैं तो बताइए प्लीज, अगर एनीबॉडी है। थैंक यू सर। कुछ क्वेश्चन हैं जी। एक डॉक्टर जानना चाहती हैं कि जैसे हमारी बाय बर्थ जो प्रकृति है, जो सत्व है, क्या उसको बदला जा सकता है? जैसे हीन सत्व है तो उसको चेंज किया जा सकता है और कैसे? अच्छा प्रश्न है। जो हमारी दोषिक प्रकृति है वात पित्त कफ, वो तो नहीं बदलती, क्योंकि वो तो शरीर का जो निर्माण है वो वैसे ही रहता है। लेकिन मानसिक जो हमारी स्थिति है वो बदलती है। बचपन में हम लोग सात्विक होते हैं, सभी
सभी बच्चे सब सात्विक पैदा होते हैं। जैसे जैसे रजोगुण खाते रहते हैं हम, जैसे भी, चाहे वो आंख के द्वारा, कान के द्वारा, तो रजोगुण बढ़ जाता है। सात्विक चीजें हम कम कर देते हैं तो यूथ में क्या होता है, रजोगुण बढ़ जाता है, फिर रजोगुण ही बढ़ा रहता है। तो मन के जो गुण हैं वो बदले जा सकते हैं थ्रू योर फूड। फूड मीन्स नॉट व्हाट यू आर ईटिंग फ्रॉम माउथ, आहार्यते इति आहार, एनीथिंग दैट, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो मेजॉरिटी, सब कुछ तो 100% तो सात्विक पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मेजॉरिटी सात्विक होना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इतना इजी नहीं होता। मन का नियंत्रण इजी नहीं होता, उसमें थोड़ा सा आपको, जो मैंने बताया, एजुकेशन, गाइडेंस, निर्देशन वगैरह, ये सब चाहिए किसी। थैंक यू सर। एक डॉक्टर जानना चाहती हैं कि जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है और हम उन्हें बोल रहे हैं कि आप स्वीट्स ना लो, तो उस कंडीशन में वो हमारा सुनते नहीं है या मानते नहीं है, तो ऐसे लोगों को कैसे डील करें हम लोग? देखिए, आप जो शारीरिक लेवल पर तो आप उसको दवाई दे ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब वो नहीं मान रहा है, इसका मतलब रजोगुण है उसके माइंड में, कहीं ना कहीं वो, उसका माइंड में टेंशन है, एंजाइटी है। तो साथ में उसको कुछ प्रैक्टिस बताइए, आप जो है ब्रीदिंग बताइए उसको, प्राणायाम बताइए, मेडिटेशन। हमारी एक जीवा मेडिटेशन है, अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी एक मेडिटेशन मैंने बनाई है, वो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, जीवा मेडिटेशन सर्च करिए, वो बताइए। ये जो ऐसा नहीं समझना कि ये प्राणायाम और योग जो योगाचार्य का काम है, ये आयुर्वेदाचार्य का काम है। यहाँ नहीं, अध्यात्म भी, मैंने तो मंत्र चिकित्सा की बात की है, ज्योतिष भी पढ़नी चाहिए आपको, मंत्र चिकित्सा भी आपको आना चाहिए, क्योंकि आज तो रिसर्च हो रही है इसके ऊपर, और रिसर्च से सिद्ध हुआ है। तो ये सारी, एक जो वैद्य होता है उसको खुद आचरण करना पड़ता है ये सब चीजें। तो डेफिनेटली जो है, अगर कोई आदमी आपकी बात नहीं मान रहा है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी वाक शक्ति जो है उसमें कमजोरी। कई बार क्या होता है कि मैं मान लो चाय पीता हूँ और मैं पेशेंट को कहूँ कि चाय नहीं पीनी चाहिए, अच्छी नहीं है, तो उसकी, आपकी वाक शक्ति नहीं है। इसलिए आचार्य का क्या मतलब होता है, जो आचरण करके रहता है। आयुर्वेदाचार्य का क्या मतलब है, जो आयुर्वेद का आचरण करे। तो जब आप आचरण करके रहते हैं तो आपकी वाणी में शक्ति आती है और लोग आपकी बात मानते हैं। मेरे को तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका टीवी में हमने सुन के 50% तो हमारे उसी से ठीक हो गया। ऐसे मेरे को समझ नहीं आता था पहले कि ऐसे कैसे ठीक हो जाए, बट अभी थोड़ा इस पर रिसर्च किया है तो ये पता चला है कि जैसा जैसे आप रहते हैं, ऐसे ही जिसको बोलेंगे वो भी फिर सुनता है आपको। थैंक यू सर। नेक्स्ट सवाल है कि आजकल जो जितने भी डिजीजेस हैं, इट में भी डायबिटीज, थायराइड, सब स्ट्रेस रिलेटेड हैं, तो जी, इन चीजों से डील करने के लिए सत्वावजय कैसे इफेक्टिव हो सकता है, और हम कैसे उनको काउंसिल करें सो दैट कि ये वाली डिजीजेस में भी हेल्पफुल हो? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको शुरू में बताया कि आप जो है ना, पहले पेशेंट के अंदर एक ऐसा विश्वास पैदा करो कि आप एक ऐसे डॉक्टर हो जिसको उनकी प्रॉब्लम समझ आ गई है। कोई ना कोई एक कम्युनिकेशन में ऐसा एक आपको एंगल लाना चाहिए कि द पेशेंट स्टार्ट्स टू बिलीव कि यार ये डॉक्टर जो है थोड़ा डिफरेंट है, इसने बहुत, चाहे आप उससे 2-4 क्वेश्चन ज्यादा ही पूछ रहे हैं, थोड़ा आधा घंटा उसको और ज्यादा दे दीजिए, क्योंकि मन सबका जो है आजकल बहुत ज्यादा विचलित है। और फिर सिंपल जो मैंने बताया, सात्विक चीजों से शुरू कीजिए, सात्विक भोजन उसको बताइए, सात्विक चीजें देखने को बताइए, सात्विक चीजें पढ़ने को, तो इससे फर्क पड़ता है। थोड़ा सा 3-4 सप्ताह लगते हैं, 3-4 वीक्स में थोड़ा थोड़ा चेंज आता है। बहुत सारे लोग आजकल आपने देखे होंगे, मैं तो विदेशों में बहुत जाता हूँ, वहाँ वो कहते हैं कि जब हमने योगासन शुरू किया उसके बाद हमारा माइंड ही बदल गया। अब केवल एक एक्सरसाइज करने से माइंड बदल जाता है। तो ऐसी चीजें आपको धीरे धीरे करनी चाहिए। इसमें 1 मिनट दिखा रहा है तो हमारे पास टाइम है, और ये बंद है सर, 1 घंटा है अभी। अच्छा, ठीक है, 1 घंटा 1 मिनट बहुत चल सकता ठीक है। है। नेक्स्ट सवाल है कि जैसे हम बोल रहे हैं कि सत्वावजय चिकित्सा करनी चाहिए, तो जी, इसमें क्या प्रोसीजर्स और क्या प्रोटोकॉल्स करें हम? देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, पहले तो आपको खुद मालूम होना चाहिए। आप चिकित्सा तभी करेंगे जब आपको मालूम होगा। अगर मालूम नहीं होगा तो ऐसी हवा में तीर चलाएंगे तो वो तीर कभी लग जाएगा, कभी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो आप ये जानने की कोशिश करिए कि ये चित्त क्या होता है, चित्त के अंदर कैसे हमारे जो संस्कार कैसे डिपॉजिट होते हैं, बुद्धि क्या काम करती है, धी धृति स्मृति आपने पढ़ा होगा शायद, पता नहीं कितना आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बुद्धि वाला। प्रज्ञा पराधि तो लिखा है उन्होंने सबसे पहले, तो बुद्धि को ही समझ लो कि बुद्धि हमारी जो काम क्यों नहीं कर रही है। जब रोगों का कारण वो है तो उसको समझना पड़ेगा ना। अहंकार एक बहुत बड़ी एक चीज है, अहंकार को समझना है कि अहंकार भी रोगों का कारण होता है।
और फिर मन को पढ़ना है कि मन क्या है। ये तो मैंने थोड़ा सा मन के बारे में आज बताया कि 3 तरह से उसका काम होता है। देयर आर 3 ऑपरेशनल क्वालिटीज, 3 गुणा जिनको हम कहते हैं। तो ये 3 तरह की ऑपरेशनल क्वालिटीज है। तो आपको दिख जाएगा कि ये आदमी बहुत हाइपर है तो रजोगुण बढ़ा हुआ है इसका। उसके फूड से देख लीजिए, फूड में क्या क्या आप दे सकते हैं। अगर वो कोई भी चीज खा रहा है जो तीखी है, स्टिमुलेटिंग है, मिर्ची, मसाला, अचार, फ्राइड, चाय, कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग, सारा ये राजसिक फूड है। और उसके आगे जंक फूड में चले जाइए, जंक फूड तो और तामसिक है। हमारे यहाँ पर जो भोजन है उसका मतलब होता है कि आपको ये देखना है कि उसमें प्राण है कि नहीं, शुद्ध है कि नहीं। एक और लेवल है प्राण, तेजस, ओजस। बड़ा अच्छा एक सब्जेक्ट है। अगर आपको मन के लेवल पर जाना है, इवन वात पित्त कफ को बैलेंस करना है, प्राण, तेजस, ओजस, ये 3 हमारे शरीर की सूक्ष्म एक तरह से शक्तियां। जैसे ओजस हम जानते हैं कि ओजस एक वाइटल एनर्जी है, ऐसे तेजस, ओजस तो कफ से जुड़ा है, तेजस वो पित्त से जुड़ा हुआ। तो तेजस को भी बढ़ाने का एक तरीका है मौन रखना, मेडिटेशन करना, उससे तेजस बढ़ता है। प्राण को बढ़ाने का तरीका है प्राणायाम। तो प्राण, तेजस, ओजस जब हमारे शरीर में अच्छी क्वांटिटी में होंगे, आजकल इम्यूनिटी की बात काफी चल रही है, तो उससे भी आपका मन जो है वो स्वस्थ होता है और शरीर भी स्वस्थ होता है। जब जब आपके शरीर में प्राण का इम्बैलेंस होगा, वात का प्रकोप हो जाएगा। जब जब हमारे शरीर में तेजस कम होगा, पित्त के रोग आएंगे। तो ये चीजें भी जो है हमें थोड़ी, जरूरी नहीं है कि हमें कोई आउटसाइड ऑफ द आयुर्वेदिक बुक्स कुछ नहीं पढ़ना है। हमें थोड़ा योग का भी अध्ययन करना चाहिए, अध्यात्म का अध्ययन करना चाहिए। कई चीजें आपको, जैसे चित्त वाला कॉन्सेप्ट जो है ये भागवतम से मैंने लिया है। भागवतम में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन चित्त के बारे में मिलता है, या ऐसी जो हमारी जो और किताबें हैं आध्यात्मिक। क्योंकि आयुर्वेद तो एक वेद है एक तरह का, उसको कहीं से भी आप लेंगे कोई चीज, हर जो है जितने भी हमारे दर्शन है, षड दर्शन है, उसमें इसके बारे में और जो एब्सोल्यूट है उसी के बारे में लिखा है। उसी को देखने का जो बताया कि किस तरह से हमारा शरीर बना है, इंद्रियां क्या करती हैं, मन क्या करता है, बहुत जगह जगह आपको इसका विवरण मिलेगा, उसको पढ़ना चाहिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डॉक्टर जानना चाह रहे हैं, हाउ टू डील विद ओवर थिंकिंग। देखिए ओवर थिंकिंग, अगेन आपको कोई भी प्रॉब्लम जब मिलती है, सबसे पहले एक आदत बना लो अपनी, चाहे शारीरिक लेवल की हो चाहे मानसिक। सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इसका रूट कॉज क्या है। तो अब शायद आपको पता चल गया होगा कि ओवर थिंकिंग, या जब माइंड मेरा बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, तो रजोगुण तो है ही वहां पर। अगर उसको आप फिजिकल लेवल पर देखेंगे, तो फिजिकल लेवल, क्योंकि ब्रेन है, ब्रेन में मेरी थॉट्स चल रही हैं, तो वात का प्रकोप हो गया। अब वात का शमन कैसे करेंगे आप? मालिश करिए, सिर में स्नेहन करिए, नस से करिए, शिरोधारा करिए। और मन को, राजसिक मन को सात्विक बनाने के तरीके मैंने कई बताए आपको। इस पर ज्यादा मैंने भी एक तरह से सिद्धांत रूप में चीजें बताई हैं, लेकिन आप पूरी रेसिपीज बना सकते हैं। आजकल तो देखिए, मैं आपको फिर बार बार यही कहता हूं, मैं जब भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स से बात करता हूं, अगर ये काम हम लोग नहीं करेंगे तो आज कम से कम कोविड के टाइम में 100 कंपनीज नहीं आ गई। कोई हल्दी का वो बना रहा है, कोई अभी तो च्यवनप्राश की आइसक्रीम बना दी लोगों ने, किसी ने जो है कुछ बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया। तो ये चीजें हमें रोकनी भी है, हमें आयुर्वेद को जो है एक डाइल्यूट भी नहीं होने देना है, और हमें भी जो है कुछ इस चीज में हमें भी आगे आना चाहिए, हमें कुछ बनाना चाहिए इस तरह का। लोग जो है सत्व गुण को बढ़ाने पर उन्होंने रेसिपीज बना दी, सात्विक रेसिपीज, पूरी किताबें लिख दी वेस्ट में। अभी तो सात्विक रेस्टोरेंट खुल गए वहां पर। तो ये चीजें आयुर्वेद की ही चीजें हैं, ये हमारा डोमेन है। आयुर्वेदिक जो जितने हम डॉक्टर्स हैं, वैद्य हैं, ये हमारा डोमेन है। हम लोगों को थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोच करके हमें भी कुछ अलग करना चाहिए। अगर मैं 94 में मैं पहली बार विदेश गया था, तो वहां मैं गया तो मैं तो गांव में रहता था, मेरी छोटी सी एक अपनी क्लिनिक शुरू की थी अपने घर के गैराज में, कुछ तो था नहीं मेरे पास, लेकिन वहां कोई चांस मिला किसी के थ्रू जाने का, तो मुझे एक आइडिया आया कि हाँ, तो लोगों को बहुत कुछ हम दे सकते हैं। तो आइडिया आया वेबसाइट का। अब उस जमाने में 95 में जब इंटरनेट कोई जानता नहीं था, केवल 6 IITs के पास इंटरनेट था, 7वां इंटरनेट मैंने लिया था गवर्नमेंट से।
तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि वेबसाइट बनाते हैं। तो आज देखिए, आज टेलीमेडिसिन आज चल रहा है ना, ये आज पूरे वर्ल्ड में चल रहा है टेलीमेडिसिन। उस टाइम जो है बहुत सारे, अब मुझे खुद ही एक तरह का एक डाउट था कि ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, लेकिन कई चीजें आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं। लोग ठीक होने लगे, अच्छा लगने लगा। उसके बाद तो हमने वर्ल्ड की पहली ऐप मैंने बनाई जब स्मार्टफोन नहीं थे, टेलीडॉक प्रोजेक्ट, जो कि आज आयुर्वेद का एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको यूनाइटेड नेशन से फर्स्ट प्राइज मिला था 2003 में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपके पास जो आया हूँ बातचीत करने, इसका एक पर्पज ये है कि थोड़ा सा हमें अपने माइंड को ओपन करना है, हमें टेक्नोलॉजी को भी समझना है। आज अगर हम टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। काफी बहुत सारे लोग आ रहे हैं आयुर्वेद में, आ रहे हैं आयुर्वेद के। अब तो हम साउथ अफ्रीका के जॉन्टी रोड्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं इसमें। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग जो आयुर्वेद के वैद्य हैं, कहीं हम लोग पीछे रह जाएं और दुनिया आगे निकल जाए। तो इसलिए थोड़ा सा अध्ययन करना है, थोड़ा सा सोचना है, आपस में भी विचार विमर्श करें और कुछ ऐसी चीजें जो है आप डेवलप करें बेस्ड ऑन द आयुर्वेदिक प्रिंसिपल। अपनी ऑथेंटिसिटी को नहीं छोड़ना, ऑथेंटिक प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ना है। आज भी हमारे चाहे 80 क्लिनिक्स हैं, चाहे टेलीमेडिसिन में हजारों पेशेंट हैं, हर रोगी का पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनता है। ओवर द काउंटर हम किसी को कुछ नहीं देते। हाँ, कुछ वो प्रोडक्ट्स हैं जो लोग खरीदते हैं अपने आप, लेकिन किसी की चिकित्सा अगर करनी है तो पहले उसका रूट कॉज देखा जाएगा, फिर उसकी पर्सनलाइज्ड दवाई बनाई जाएगी। चाहे हमारे हजारों पेशेंट की रोज दवाई जाती है, लेकिन वो जाएगी सबकी पर्सनल। तो अपना सिद्धांत नहीं छोड़ना है, लेकिन टेक्नोलॉजी को, ये प्रोटोकॉल हमने बनाए हैं, प्रोटोकॉल्स के आधारित पर सारा हम जो है शास्त्र के आधार पर डायग्नोसिस करते हैं, दोषिक डायग्नोसिस करते हैं। तो इस तरह का मैं आपसे निवेदन करूंगा सभी से कि समय बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी जो है अपनी सोच बदलनी है। थोड़ा सा जो है आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करो, डू समथिंग डिफरेंट, अलग करने की कोशिश करो। कई बार भीड़ में हम खो जाते हैं। थैंक यू सर। एक लास्ट सवाल लेंगे। जैसे आपने बताया कि लोनलीनेस जो है दैट इज अ मेजर रूट कॉज, तो एक डॉक्टर वही पूछते हैं कि जब लोनलीनेस में पेशेंट होता है और हमारे पास आता है, तो एक तो उनकी हमारे से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है जब हम उनसे ज्यादा ओपनली बात करते हैं। तो हम ऐसा क्या करें, उनको क्या ऐसा एडवाइस करें कि सो दैट उनका फायदा भी हो जाए और पेशेंट हमारे से भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रहे उनको। देखिए, जब हम इस चिकित्सा के प्रोफेशन में आते हैं और जब हमारे सामने मरीज आ जाता है, तो फिर हम अपनी एक्सपेक्टेशन नहीं देखते उसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खासतौर से जब मानसिक रोगी होते हैं ना। कई मानसिक रोगी ऐसे हैं, वो रात को 2 बजे मुझे फोन करते हैं, मैं उनका फोन उठाता हूँ, उठाना पड़ता है अगर उनको ठीक करना है, क्योंकि वो आपके ऊपर टिके हुए हैं। हाँ, एक लिमिट भी रखनी है आपको। लिमिट मतलब इतना भी वो आपके ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाए कि जब आप थोड़ा सा उनसे अलग होंगे तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम कुछ और ही हो जाए। तो ये एक आपको एक बड़ी फाइन लाइन होती है पेशेंट और उसके बीच में। लेकिन फिर भी मैं ये जो 2 बजे वाला उदाहरण तो मैंने अमेरिका का दिया है, क्योंकि वहाँ थोड़ा टाइम डिफरेंस होता है, समटाइम्स उनको ध्यान नहीं रहता वो कॉल करने की, पर ऐसे रात को कोई करेगा नहीं आपको। 2-3 मेरे पेशेंट रहे हैं ऐसे जो इस तरह से करते थे, बट आई यूज्ड टू एंटरटेन जैसा भी है। फिर मैंने उनको बताया भी प्यार से कि आप इस समय के समय, बट जब आपके पास कोई भी पेशेंट आता है तो वो आपसे एक उम्मीद लेता है, एक्सपेक्टेशन तो होती है पेशेंट की, और उसकी एक्सपेक्टेशन को आपको मैनेज करना है। हमारे यहाँ जीवा में हम एक कोर्स पढ़ाते हैं डॉक्टर्स को, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। आप उसको इतना भी ज्यादा मत बोल दीजिए कि वो कल को आपको कहे कि जी आपने तो ये बोला था, ये ऐसा हो जाएगा। हम लोग कई बार बोल देते हैं आयुर्वेद में कि आपका हम जो कैंसर भी ठीक कर देंगे, हम ये भी ठीक कर देंगे, और इसलिए कई बार लोग जो है भटक के आते हैं हमारे पास। तो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट करना चाहिए। लोनलीनेस का एक तरीका ये होता है कि उसको थोड़ा सा जो है कुछ ऐसी एक्टिविटीज दो जिसमें वो अपने आप को एंगेज कर सके। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। आप उसको म्यूजिक का बोलो, आप हारमोनियम या गिटार बजाना सीखिए, हारमोनियम बजाना सीखिए, तबला बजाना सीखिए, या उसको गाना गाना सीखिए। तो कुछ एक उसको टास्क दे दीजिए आप, तो उसमें एंगेज हो जाएगा। एंगेज हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू द पर्सन्स नेचर, उसका क्या नेचर है, उसकी क्या हॉबी है,
बहुत सारे लोग गार्डनिंग करने लगते हैं तो उनका लोनलीनेस उसी से दूर हो जाता है, पेड़ पौधों में ही रहते हैं वो, तो ऐसे कर सकते हैं। बट एवरी पेशेंट इज डिफरेंट, सबका अलग अलग होता है, उसको अलग अलग तरीके से समझना है। यही तो आयुर्वेद की एक खासियत है कि ये बड़ा एक यूनिक वाला एक हमारा यूनिक, हर पेशेंट अपने आप में यूनिक, तो उसकी यूनिकनेस को समझना है और उसके अनुसार उसका आपको प्रोग्राम बनाना है, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे उसका वो प्रोटोकॉल माइंड का है, चाहे कोई और है। थैंक यू सर। मुझे लगता है आप कंक्लूड करेंगे। जी धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जी, एंड थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू थैंक यू सर। वेरी मच डॉक्टर पूजा, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं और अच्छी बात है कि इस तरह के जो प्लेटफॉर्म से हम डॉक्टर्स के साथ जुड़ के उनसे बातचीत कर सकते हैं। और किसी को कोई भी अगर ऐसी कभी आवश्यकता हो तो यूर ऑलवेज वेलकम। हम लोग जीवा में काफ़ी कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करते रहते हैं, तो वेबसाइट है हमारी, फेसबुक है, वहाँ पर जाकर भी आप काफ़ी चीज़ें इंटरेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार।